हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पर। चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करेंगे। जैसे पता है पिछले क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, तो पुष्पी पौधों में लैंगिक ज्ञान में हम लोग पढ़ रहे थे कि पुष्पी पौधों में जो लैंगिक ज्ञान होता है उसमें हम लोग देखे थे कि फूल का अंग देखे थे, 4 अंग देखे थे, जिसको हम लोग क्या क्या कहते हैं। चारों अंग का नाम बताइए लोग जल्दी जल्दी। बादल पुंज, दल पुंज, पुमांग और जयांग। तो पुमांग के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, कंप्लीट पुमांग के बारे में डिस्कशन कर लिए थे। उसके बाद हम लोग जयांग के बारे में पढ़े थे। जयांग में हम लोग स्त्री केसर एक को हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। और स्त्री केसर के बारे में पढ़ रहे थे, तो स्त्री केसर के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि स्त्री केसर का 3 अंग होता है, यही पढ़े थे ना। जैसे यहाँ पर दिखाया भी गया था, स्त्री केसर को 3 भागों में बांटा जाता है। क्या क्या होता है, नीचे वाला को हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। जो नली टाइप का रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और जो सबसे ऊपर आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिकाक कहते हैं। ये सब चीजें हम लोग पढ़े थे। इसके बारे में हम लोग इसमें कुछ देखे थे कि अगर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो यहाँ पे अंडपी के बारे में बात करते हैं कि जयांग में जब एक ही स्त्री केसर होता है। बोले थे कि अगर हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि जयांग और स्त्री केसर में क्या अंतर होता है। जयांग और स्त्री केसर में क्या अंतर बताए थे कि एक से अधिक स्त्री केसर मिलकर क्या बनाता है, जयांग बनाता है। अगर एक से अधिक स्त्री केसर होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं। सिंगल रहेगा तो स्त्री केसर कहते हैं। तो जब एक स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर की संख्या कोई फूल में सिर्फ एक ही स्त्री केसर होगा, तब वैसा उस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, एक अंडपी कहते हैं, एक अंडप कहते हैं। ठीक। और वैसे में अगर किसी में एक से अधिक स्त्री केसर रहेगा, अगर किसी में किसी फूल में एक से अधिक स्त्री केसर रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुअंडपी कहते हैं। जैसे इसका आकृति भी दिखाया गया है, इसमें हमको यहाँ पर दिख रहा है कि एक ही स्त्री केसर है। ये इस प्रकार से यही स्त्री केसर का स्ट्रक्चर है ना, एक ही है, लेकिन इसमें देख सकते हैं कितना है, 3 है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुअंडपी कहते हैं। इसको हम लोग एकांडपी कहते हैं। ठीक। बहुअंडपी का बात करेंगे तो उसका भी 2 प्रकार होता है। बहुअंडपी में 2 प्रकार का हम लोग देखने को मिलता है। एक क्या होता है, युक्तांडपी और विविक्तांडपी होता है। जिसको यहाँ से हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या देखने को मिलता है, जो स्त्री के साथ एक से अधिक, दोनों में एक से अधिक रहेगा। ये दोनों में क्या रहेगा, ये किसका भाग है, बहुअंडपी का भाग है। तो ये दोनों में एक से अधिक रहेगा, लेकिन जो बनावट होगा वो थोड़ा सा अलग अलग होता है। अगर इसका बनावट का बात करेंगे युक्तांडपी का, तो इसका बनावट कैसा होता है, इसमें क्या होता है, जितना भी स्त्री केसर होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखिए, तो इसमें क्या स्त्री केसर अलग अलग दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, सब जुड़ा हुआ है नीचे से। लेकिन यहाँ पर देखिए पूरी तरह से क्लियरली अलग अलग दिख रहा है। तो जब पूरी तरह से क्लियरली अलग अलग दिखता है, स्वतंत्र होता है स्त्री केसर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वियुक्तांडपी के नाम से जानते हैं। क्लियर है, ये 2 प्रकार का हम लोग देखने को मिलता है। अब आज की क्लास में हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग बात किए थे पुंकेसर का। तो पुंकेसर में क्या होता है, परागकोश होता है। पुंकेसर में क्या होता है, परागकोश होता है। अब परागकोश में किसका निर्माण होता है, परागकण का निर्माण हुआ था। अब वो परागकण बन गया। परागकण बनने के बाद अब यहाँ पे आगे हम लोग किसके बारे में पढ़ने, तो स्त्री केसर के बारे में पढ़ने। तो स्त्री केसर में हम लोग क्या देख रहे थे कि स्त्री केसर का 3 हिस्सा होता है। स्त्री केसर का 3 हिस्सा होता है। जो नीचे वाला को हम लोग क्या कहते हैं, सबसे जो नीचे वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। उसके बाद वाला को हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और सबसे ऊपर वाला को हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिकाक कहते हैं। तो इसमें जितना भाग होता है, इसमें इसका अगर मादा जननांग है तो मादा जननांग का उसका युग्मक बनेगा। उसका युग्मक कहाँ पे इसमें बनता है, तो इस अंडाशय के अंदर बनता है। जैसे हम लोग पुमांग को क्या कहते हैं, नर जननांग कहते हैं। तो उसका जो युग्मक बना, वो युग्मक कहाँ पे बना, खड़े हुए था आप। ये किसका स्ट्रक्चर है जो बनाए हैं बोर्ड पे,
सब कोई शांत रहे। किसका स्ट्रक्चर है ये? आइए इधर निकल के आइए, बाहर आइए, आइए बाहर आइए। हम कहाँ बोले खराब है, आइए निकल के आइए बाहर, निकलिए वहां से, आइए इधर। कल्ले से क्या होता है? आइए इधर, आइए जल्दी, आइए जल्दी निकल के। कल लेके आ जाएंगे, आइए ना, अभी आइए ना, आइए आइए, आप बताने से कोई फायदा नहीं था। आइए यहाँ पे खड़े हुए, आइए ना इधर, आइए इधर जल्दी आइए, टाइम नहीं है। तो ये जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर ही क्या होता है? तो यहाँ पे मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो जो अंडाशय होता है उसी के अंदर क्या होता है? मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो हम बात करेंगे अंडाशय के बारे में, इसलिए कि हमको अंडाशय के बारे में ही पढ़ना है, इसलिए कि इसमें मादा युग्मक जो बनेगा वो अंडाशय के अंदर ही बनेगा। जैसे कि हम लोग पुमांग में पढ़ते हैं, पुमांग में कहाँ पे? पराग कोश के अंदर ही क्या बनता है? नर युग्मक बनता है। नर युग्मक के रूप में वहाँ पे पराग कण का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार से अंडाशय के अंदर ही बनता है। तो अंडाशय के बारे में सबसे पहले हम जानकारी लेंगे। तो अंडाशय के अंदर एक क्या होता है? गर्भाशयीय गुहा देखने को मिलता है। गुहा मतलब क्या होता है? खाली स्थान, ठीक होता है। और अंडाशय में एक और या अनेक बीजांड होते हैं। तो इस अंडाशय के अंदर एक भी बीजांड हो सकता है या अनेक भी बीजांड हो सकता है। इसके अंडाशय के अंदर सबसे पहले ध्यान रखना है, बीजांड पाया जाता है। तो बीजांड एक रह सकता है या एक से अधिक रह सकता है। गर्भाशयीय गुहा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक, के अंदर की ओर अपरा अवस्थित होती है। तो इसके गर्भाशयीय जो गुहा है, खाली स्थान है, वहां पे क्या रहता है? अपरा रहता है। देखिए अपरा का काम हर एक जगह देखने को मिलता है। ये जंतुओं में भी पाया जाता है, पेड़ पौधा में भी पाया जाता है। अपरा अगर नाम सुने होंगे तो जंतुओं में भी होता है, जंतुओं में भी अगला चैप्टर है, उसमें भी जाकर पढ़िएगा लोग अपरा के बारे में। और यहाँ पर भी अपरा के बारे में दिया हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं। ये अपरा क्या होता है? तो ये पोषण प्रदान करने का काम करता है। शरीर के अंदर जो युग्मनज बन जाता है, जो भ्रूण का निर्माण हो जाता है। आप लोग को पहले, इसके पहले भी समझाया गया है कि जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है तब भ्रूण का सबसे पहले निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, वही भ्रूणीय परिवर्तन करता है। तो उसको जो पोषण प्राप्त कराया जाता है वो कौन कराता है? तो अपरा के थ्रू पोषण प्रदान कराया जाता है। ये सिंपल इंसान में भी होता है। जब माँ के पेट में बच्चा पलते रहता है तो उसको भोजन जो प्राप्त होता है, उसको भोजन किसके थ्रू जाता है? अपरा के थ्रू जाता है। जो भी ब्लड में हम लोग का जो ऐसी जो भी महिला होती है उनको ब्लड में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जाता है ना, फ्लो करके जितना भी खाना पचने के बाद क्या होता है? ग्लूकोज हर एक कोशिकाओं में पहुंचता है। तो ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसी ग्लूकोज को अपरा के थ्रू क्या होता है? बच्चे के शरीर में भेजा जाता है। तो अब ऐसा है कि बच्चा जो होता है उस टाइम जो शरीर के अंदर रहता है तो मुंह द्वारा तो खाता नहीं है, तो अपरा के थ्रू खाता है। तो अपरा किससे कनेक्ट रहता है? तो बच्चे के नाभि से कनेक्ट रहता है, जो क्या करता है? भोजन को क्या करता है? शरीर में भेजता है। तो अपरा का काम ही होता है कि जब तक वो अंदर में रहता है उसको भोजन प्राप्त कराने का काम ये काम करता है। तो वही अपरा होता है। आगे चल के भी और पढ़िएगा इसके बारे में। तो गर्भाशयीय गुहा में के अंदर क्या होता है? अपरा अवस्थित होता है। अपरा या प्लेसेंटा से उत्पन्न होने वाले दीर्घ बीजाणुधानी को बीजांड कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे आ गया दीर्घ बीजाणुधानी, वहां पे याद कीजिए उसका नाम क्या था? लघु बीजाणुधानी था, और यहाँ पे क्या है? दीर्घ है। तो उस टाइम ही बताए थे दीर्घ, या इसको गुरु बीजाणु भी बोला जाता है, दीर्घ या गुरु बोला जाएगा। तो दीर्घ या गुरु का मतलब क्या हो गया? बड़ा। दीर्घ बोले या गुरु भी का मतलब भी क्या होता है? बड़ा ही होता है ना। तो उस टाइम बताए थे कि यहाँ पे दीर्घ देखने को मिलता है, वहां पे लघु देखने को मिलता है। इसका कारण वही बताए थे कि यहाँ पे हम लोग ज्यादातर देखने को मिलता है जो युग्मक बनता है वो नर युग्मक हमेशा आकार में क्या होता है? छोटा होता है, और मादा युग्मक क्या होता है? बड़ा होता है।
इसीलिए इसको हम लोग दीर्घ के नाम से जानते हैं। तो जो यहाँ पर प्लेसेंटा कम करता है कि होने वाला उत्पन्न दीर्घ बीजाणुधानी को बीजांड कहते थे। यहाँ पे दीर्घ बीजाणुधानी लिखा रहेगा, उसका बीजांड लिखा है, दोनों का मतलब सेम ही रहेगा। अब एक दो यहाँ पर देख सकते हैं, अंडाशय में जब एक बीजांड होता है, जिस अंडाशय में एक बीजांड हो सकता है, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। किसमें होता है ऐसा? सूर्यमुखी में होता है। अनेक बीजांड का एग्जाम्पल दिया हुआ है। पपीता में जो होता है अनेक बीजांड देखने को मिलता है, आर्किड में होता है, तरबूज में होता है, ये सब में हम लोग देखने को मिलता है। पौधों में ये अनेक बीजांड होता है एक अंडाशय के अंदर। तो अंडाशय के अंदर एक भी बीजांड हो सकता है या अनेक भी बीजांड हो सकता है। मतलब ये अंडाशय होता है, इसके अंदर बीजांड पाया जाता है। तो ये जो बीजांड होगा किसी में एक रहेगा, किसी में अनेक रहता है। तो अलग अलग पौधों पर डिपेंड करता है। ये यहाँ पर बगल में ये बीजांड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये अंडाशय के अंदर होता है, ये बीजांड का स्ट्रक्चर है, और ये क्या है? अंडाशय के अंदर होता है, ध्यान में रखना है। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब दिया हुआ है बीजांड या गुरु बीजाणु धानते, यहाँ पर गुरु बीजाणु भी लिखा हुआ है ना, या दीर्घ बीजाणु लिखा रहेगा या गुरु बीजाणु लिखा रहेगा, दोनों का मतलब सेम होगा। ठीक, तो बात कर रहे हैं प्रत्येक बीजांडासन से एक पतले वृंत से जुड़ा रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बीजांड वृंत कहते हैं। देखो यहाँ पे ये बीजांड का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर ये पतला सा ये नली दिखेगा। ये नली जो यहाँ पर दिखता है, यहाँ पर बहुत बड़ा आकृति, इस तरह से इतना ज्यादा बड़ा दिखता है, यहाँ पर नली होता है। तो यहाँ पे जो ये नली से जिससे जुड़ा हुआ रहता है बीजांड, उस वाले नली को हम लोग क्या कहते हैं? बीजांड वृंत कहते हैं। वृंत का मतलब भी होता है कि एक पतला सा तना का टाइप का होगा, जिससे कुछ भी क्या रहेगा? जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग बीजांड वृंत कहते हैं। आगे दिया हुआ है बीजांड के वह स्थान जहाँ पे बीजांड वृंत से जुड़ा रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नाभिका कहते हैं, हाइलम कहते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है ना, यहाँ वाला पार्ट ये हो गया बीजांड वृंत, ये वाला लाइन ये बीजांड वृंत हो गया। इससे जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है सबसे पहला भाग, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं, या नाभिका के नाम से जानते हैं। बीजांड के अंदर अधिकांश भाग मृदु तक कोशिकाओं का बना रहता है। पैरेन्काइमा उत्तक पढ़े हैं आप लोग 9वीं क्लास में, उत्तक का प्रकार पढ़े होंगे, बहुत सारा अलग अलग पढ़े हैं ना, पेड़ पौधा का। तो उसी में एक पैरेन्काइमा उत्तक आता है। तो ये जो इसके अंदर का जितना स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा उत्तक का बना रहता है? तो पैरेन्काइमा उत्तक का बना हुआ रहता है। जिसे आगे दिया हुआ पैरेन्काइमा का बना, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। तो अब इसके अंदर जितना भी अधिकांश इसका जो भाग होता है अंदर का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो बीजांड काय के नाम से जानते हैं। प्रत्येक बीजांड एक या दो आवरण से क्या होता है? ढका हुआ रहता है। आवरण का मतलब वही, तो उसके ऊपर लेयर रहता है। तो इसका दो लेयर हमको अधिकतर देखने को मिलता है। जो बाहर वाला लेयर होता है बीजांड का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य अध्य आवरण कहते हैं। कहीं पर दिखाया भी होगा, यहाँ पर ये अंत आवरण दिखाया है, बावरण ये वाला। ठीक, तो ये वाला जो बाहर वाला आवरण होता है, इसका सबसे पहला लेयर होता है, मतलब इससे ये ढका हुआ रहता है, इसको बाहर वाला को बाह्य आवरण कहते हैं। और उसके बाद वाला यहाँ पर अंतर आवरण, दो आवरण से ये क्या होता है? ढका हुआ रहता है बीजांड। ये दोनों चीज यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों आवरण के बारे में। बीजांड के अग्र भाग पर आवरण अपूर्ण रहता है। तो जो बीजांड होता है उसके आगे वाला भाग पे आवरण क्या होता है? अपूर्ण रहता है, जिस कारण इस स्थान पर एक छोटा छिद्र बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। यहाँ पर देखिए लोग, यहाँ पे होल टाइप का यहाँ पर दिखेगा ये, तो यही क्या है? बीजांड द्वार होता है। तो यहाँ पर ये दोनों आवरण देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर ये दोनों जो आवरण है यहाँ पर दिख रहा है, यहीं पर खत्म हो जा रहा है ना, तो यहाँ पर ये क्या है? बीजांड द्वार होता है। उसके बाद यह बीजांड काय का आधार जहां आवरण निकलते हैं निभाग कहलाते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि बीजांड काय का आधार जहां से आवरण निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। सबसे नीचे वाला भाग इसका, ये आधार, इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं?
निभाग कहते हैं। तो ये सब नाम ध्यान में रखना है, आगे कहीं पर सुनने को मिलेगा तो ध्यान में रहे कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है। तो निभाग इसको नीचे वाला को कहते हैं, और यहाँ पे वाला हम लोग क्या कर रहे थे, लिखा भी है वहां पे हाइलम। और यहाँ पे क्या है, बीजांड काय के मध्य में एक थैली जैसी रचना होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। यहाँ पे बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला थैली जैसी रचना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। तो सब नाम यहाँ पर ध्यान में रखना है, और इस नाम को आगे यूज आएगा, इसलिए अभी से याद रखिएगा तो आगे समझने में दिक्कत नहीं होगा। सबसे ऊपर यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक यहाँ नाली दिखेगा, जैसे इसमें हम दिखाए थे, यहाँ पे ये वाला ये नाली दिखेगा जिससे ये जुड़ा हुआ रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड वृंत के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसको हम लोग नाभिका या क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। उसके बाद यहाँ से ये जो जुड़ा हुआ रहता है इससे, उसके बाद यहाँ पर आवरण के बारे में दिया हुआ है, बाहरी वाला आवरण होता है तो बाहर वाला को बाह्य आवरण कहते हैं। उसके बाद एक और आवरण दिखने को मिलेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंत आवरण कहते हैं, अंत आवरण। उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है बीजांड काय, जो इसका अंदर का जितना पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड काय के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे नीचे वाला जो सीधा होता है, इस वाले सीधा को हम लोग क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे बीच में जो रहेगा गोलाकार स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कोश के नाम से जानते हैं। आगे जो है गुरु बीजाणु जनन कैसे होगा, गुरु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ने वाले हैं, किसका जन्म किस प्रकार से होता है। तो गुरु बीजाणु जनन पहले किसको कहा जाता है, तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु के बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। मातृ कोशिका का मतलब बहुत बार समझा दी है, मातृ कोशिका मतलब ऐसा कोशिका जिससे क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है, उसको हम लोग मातृ कोशिका कहते हैं, मातृ कोशिका। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से जब गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जब ये गुरु बीजाणु का निर्माण होता है तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणु का उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर देखिए, वहां पर भी देखिए, इतना देर खड़े रहने के बाद भी कोई असर पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्या है, मातृ कोशिका जो होता है, इसके पहले भी देखे थे, जो लघु बीजाणु था उसका लघु बीजाणु मातृ कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था तो 4 लघु बीजाणु का निर्माण हो रहा था ना। उसी प्रकार से यहाँ पे लघु बीजाणु जो मातृ कोशिका है, इसका भी अर्धसूत्री विभाजन होके क्या बनता है, तो 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। वहां पे गुरु बीजाणु का निर्माण हो रहा था, यहाँ पे लघु बीजाणु का निर्माण हो रहा है। इसमें भी 4 हो रहा था, उसमें भी कितना हो रहा था, 4 हो रहा था। तो ये भी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये बनता है। अब इसमें से होता क्या है कि 4 को बना, 4 को बनने के बाद एक इसमें से एक ही काम कर रहा था, 3 क्या होता है, अक्रियाशील होता है, उसका कोई काम नहीं रह जाता है। तो अब गुरु बीजाणु जनन के बारे में दिया हुआ है, गुरु युग्मक जनन के बारे में। तो गुरु बीजाणु से भ्रूण पूर्ण भ्रूण कोश बनने तक की सभी क्रियाओं को हम मिलाकर क्या कहते हैं, गुरु युग्मक जनन कहते हैं। अब यहाँ से वही चीज दिया हुआ है कि युग्मक का निर्माण कैसे होता है। इसमें मादा युग्मक का निर्माण हो रहा है, उसमें क्या हो रहा था, नर युग्मक का निर्माण हो रहा था। तब जो गुरु बीजाणु बना और सूत्र विभाजन करके गुरु बीजाणु कितना बना था, 4 को बना था ना। तो 4 को जो गुरु बीजाणु बना, उसी से क्या होगा, गुरु बीजाणु युग्मक का निर्माण होगा। तो गुरु बीजाणुओं में से एक कार्यशील होता है, जबकि अन्य 3 क्या होता है। अभी हम बोल रहे हैं कि 4 को जो बनता है गुरु बीजाणु, उसमें से 3 को नष्ट हो जाता है, कोई उसका काम नहीं रह जाता है। सिर्फ एक ही रहता है जो क्या होता है, कार्यशील होता है, जो काम करता है। ठीक, तो 4 को जो बना, 3 उसमें से नष्ट हो जाता है, एक रहता है जो उसी से युग्मक का निर्माण होता है। तो दिया हुआ है केवल कार्यशील गुरु बीजाणु जो स्त्री या मादा हम लोग बोलते हैं युग्म द्रव्यवेद के रूप में विकसित हो जाता है। मतलब कार्यशील वाला जो रहेगा वो विकसित होगा, बाकी 3 खत्म हो जाता है। तो क्रियात्मक गुरु बीजाणु का केंद्रक सूत्री विभाजन से 2 संतति केंद्रक बनाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि 4 को गुरु बीजाणु बना, 4 को गुरु बीजाणु बनने के बाद ये 4 को गुरु बीजाणु बनेगा, 4 को में से 3 को नष्ट हो जाएगा, एक ही क्रियाशील वाला रहेगा। अब ये क्रियाशील वाला जो बचेगा, इसका क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। पहले अर्धसूत्री विभाजन हो चुका है। ठीक, तो अर्धसूत्री विभाजन का मतलब हो गया कि गुणसूत्र की संख्या आधी हो चुकी है पहले ही। अब जो विभाजन होगा, कैसा विभाजन होगा इसका,
समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन का मतलब बताया गया है कि जब उसमें गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन उसके बाद नहीं होता है और हमेशा एक कोशिका से दो कोशिकाओं में क्या होता है उसका विभाजन होता है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि एक कोशिका विभाजित होकर कितना कोशिका का निर्माण करता है, 4 कोशिका का निर्माण करता है। लेकिन अब यहाँ से क्या होगा कि अब ये जो बच गया एक, ये पहले विभाजन होगा एक बार, तो एक से दो संतति केंद्रक का निर्माण करेगा। ये दोनों केंद्रक बड़ी रिक्तिका द्वारा अलग होकर विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। देखो होता क्या है, अभी हम स्ट्रक्चर दिखाए थे कि बीजांड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, यही होता है ना। तो जो ये क्या होता है कि इसमें जो ये लघु गुरु बीजाणु जो एक है, ये इसका विभाजन होता है, एक इसका विभाजन होकर कितना में विभाजित हो जाता है, 2 में। एक है विभाजित होकर समसूत्री विभाजन होकर 2 बन जाता है। जो 2 बनेगा तो एक अलग अलग हो जाता है, ऊपर चला जाता है, एक कहाँ पे चला जाता है, एक नीचे चला जाता है। तो ये वही चीज बोला है कि ये दोनों केंद्रक बड़ी रिक्तिका द्वारा अलग होकर विपरीत ध्रुवों पे चले जाते हैं। ध्रुव मतलब यहाँ पर लास्ट वाला जो अंत वाला होता है, एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाता है। तो ये ऊपर एक चला गया, एक नीचे आ गया। अब इसके बाद क्या होगा कि 2 से फिर क्या बनेगा, 4 बनेगा, फिर 2 2 था तो उससे क्या हो गया 4 बनेगा, 4 से कितना बनेगा 8। मतलब एक गुरु बीजाणु जो था अब वो कितना केंद्रक बना चुका है, 8 केंद्रक बना चुका है। पहले हम क्या बताए कि बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। तो गुरु बीजाणु का जब निर्माण होता है तो 4 गुरु बीजाणु बनता है, जिसमें से 3 अक्रियाशील रहता है, 3 का कोई काम नहीं रहता, एक क्रियाशील होता है। वही एक क्रिया जो शील होता है उसका क्या होता है, उसका डिवीजन होता है, उसका टूटते जाता है, एक से 2 बनता है, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8, 8 तक बनने के बाद ये रुक जाता है। तो टोटल कितना केंद्रक बना लेता है, ये 8 केंद्रक बना लेता है। अब ध्यान में रखना है, भ्रूण कोश की संरचना करते हैं। भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं निभाग की ओर और जिन्हें क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, नाम पहले ही बोले थे कि ध्यान में रखने के लिए लिखा है ना, यहाँ पे 3 कोशिकाएं किधर चला जाता है, निभाग की ओर चला जाता है। 8 वो बना है, 8 में से 3 कहाँ पे चला गया, निभाग की ओर चला गया। और जो निभाग की ओर जाएगा उस कोशिका का क्या नाम दिया जाता है, प्रतिमुख कोशिकाएं कहा जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है भ्रूण कोश के मध्य में 2 स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक बनाते हैं। तो इसमें से 8 में से 3 को निभाग की ओर चला गया, 2 को कहाँ पे चला गया, बीच में केंद्रक बना रहा है 2 को। उसके बाद लिखा है बीजांड द्वार की ओर, अब आगे लिखा है बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती है, जो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मध्य की कोशिका। अब 3 को कहाँ पे, बीजांड द्वार की ओर पाया जाएगा। फिर से यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, ध्यान में लाइए लोग, यहाँ पे हम लोग दिखाए थे इसका स्ट्रक्चर ना, ये निभाग कहाँ पे है, नीचे की ओर है, बीजांड द्वार कहाँ पे है, ऊपर की ओर है। 8 केंद्रक बना है, 8 केंद्रक में से 3 कोशिका कहाँ पे चला गया, निभाग की ओर, यहाँ पे 3 आ गया, 3 कहाँ पे आ गया, बीजांड द्वार की ओर, और 2 को कहाँ पे है, बीच में है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है। तो जो बीजांड द्वार की ओर जो 3 जाता है ना, उसमें से क्या होता है, उसमें क्या 3 में से जो मध्य में रहता है, मध्य कोशिका को हम लोग कौन सा कोशिका बोलते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। और जो इसके इधर उधर 2 को रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। तो जो बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिका होता है, जो बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिका होता है, उसमें से एक कोशिका को क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं, और 2 कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। और ये तीनों को मिलाकर सम्मिलित रूप से इसका क्या नाम देते हैं, अंड समुच्चय कहते हैं। फिर से सब चीज ध्यान में रखिएगा लोग, फिर से बता रहे, प्रतिमुख कोशिका ये किधर रहता है, ये भी 3 रहता है, किस तरफ रहता है, बीजांड के किस तरफ रहता है, निभाग की ओर रहता है। निभाग कहाँ पे था, नीचे में। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। बीच वाला हिस्सा में 2 ध्रुवीय केंद्रक पाया जाता है, 8 को जो बना था, और नीचे में 3 चला जाता है, नीचे नहीं ऊपर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। तो 3 को बीजांड द्वार की ओर चला जाता है, और जो 3 को बीजांड द्वार की ओर जाता है उसमें से एक मध्य में जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। और जो 2 इधर उधर रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहायक कहते हैं। और ये तीनों को मिलाकर एक साथ क्या बोलते हैं, अंड समुच्चय कहते हैं। ठीक, इतना बात ध्यान में रखिएगा लोग। यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर डिवीजन देखिए लोग।
किया गया है। सबसे पहले शुरुआत में बोले थे कि ये क्या होता है, दो केंद्रक में बढ़ जाता है। यहाँ से देखिए दो केंद्रक दो कोशिकाओं में बढ़ गया, ये ऊपर नीचे चला जाता है, एक ऊपर एक नीचे की ओर। तो ऊपर और नीचे जाने के बाद यहाँ पर ध्यान रखना, नीचे वाला को हम लोग क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। ऊपर यहाँ पर बीजांड द्वार होता है, तो ऊपर वाला बीजांड द्वार की ओर, यहाँ पे एक निभाग की ओर चला गया। अब ये दो, एक से दो बनेगा विभाजन होके, समसूत्र विभाजन होके, इसका भी समसूत्र विभाजन होके दो बन गया। फिर ये दो से कितना बनेगा, चार, ये भी दो से कितना बन जाएगा, चार। दो दो, एक से दो, एक से दो तो चार हो जाएगा, एक से दो, एक से दो तो चार हो जाएगा। ये याद रखना, ये चारों अभी किधर है, तो बीजांड द्वार की ओर, इधर किधर है, निभाग की ओर है। ठीक, तो यहाँ पर निभाग की ओर है, तो इसका बात ध्यान में रखना, ऊपर वाला जो है बीजांड द्वार की ओर है। अब यहाँ पे ये चार ऊपर चार नीचे, इसमें से एक निकलता है, इसमें से एक निकलता है, दो कहाँ पे आ जाता है, बीच में आ जाता है। जो दो बीच में आ जाता है उसको हम लोग ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। उसको दो को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय कोशिका के नाम से जाना जाता है, और उसको ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। और नीचे में तीन आ गया, जिसको नीचे में तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिव्यासांत कहते हैं। जो तीनों ही आता है इसमें हम लोग, ये तीन नीचे चला गया और तीन कहाँ पे चला जाता है, ऊपर में रहता है। तो ये जो तीन नीचे यहाँ पर जो प्रतिव्यासांत होता है वो कौन सा होता है, तो ये निभाग की ओर होता है। और ऊपर क्या है, बीजांड द्वार है। बीजांड द्वार की ओर यहाँ पर तीन देखने को मिलेगा, और तीन में से, इसमें बीजांड द्वार में तीन में से क्या होता है, एक अंड कोशिका होता है और दो क्या होता है, सहायक कोशिका होता है। अब ये तीन यहाँ पर चला गया, ये तीनों को मिला के अंड समुच्चय कहते हैं, तीनों को मिलाकर अंड समुच्चय कहते हैं। इस प्रकार से हमको स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलता है। कहीं पर भी अगर गुरु बीजाणु जनन का स्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए आ जाएगा, या गुरु बीजाणु युग्मक का निर्माण कैसे होता है, तो उसके लिए इस तरह से करना। ये गुरु बीजाणु है, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, लघु बीजाणु। दोनों में अंतर समझा दे। लघु बीजाणु कहाँ पे बन रहा था, तो कहाँ पे, पराग कोश में बन रहा था, पुंमांग के पराग कोश में। और ये कहाँ पे बन रहा है, तो अंडाशय के बीजांड में। अंड समुच्चय के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है। अब यहाँ पर तीन को जो किधर, बीजांड द्वार की ओर हम लोग तीन प्रकार की कोशिका देखे हैं। पहले बीजांड द्वार की ओर ये वाला, पहले क्या है, अंड समुच्चय वाला हम लोग कोशिका के बारे में बात करते हैं। अंड समुच्चय ये तीन कोशिका किधर था, बीजांड द्वार की ओर था, अंड कोशिका वाला। तो इसलिए लिखा ये बीजांड द्वार की ओर स्थित तीन कोशिकाएं का समूह है। इसके बीच में अंड कोशिका, बीच वाला में जो बीच वाला कोशिका होता है उसको अंड कोशिका कहते हैं, और दो अन्य जो कोशिका होता है उसको हम क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। अभी थोड़ा देर पहले यही बताए थे। उसके बाद लिखा हुआ है अंड कोशिका में के नीचे की ओर केंद्रक होता है, और ऊपर की ओर क्या होता है, रिक्तिया होता है। जो अंड कोशिका का जो कोशिका होता है, अंड कोशिका वाला, इसका बनावट कैसे होता है, तो इसके नीचे की ओर केंद्रक होगा, ऊपर की ओर क्या होगा, देखो कोशिका में रिक्ति उत्पन्न, कोशिका के अंदर रिक्तिया भी होता है, खाली स्थान भी होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि उसमें बहुत सारा क्या होता है, लगभग बहुत सारे ऐसा कोशिका मिलता है जिसमें 60% तक क्या होता है, रिक्तिया देखने को मिलता है, खाली स्थान देखने को मिलता है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि अगर इस कोशिका का बात करेंगे, इसका कोशिका केंद्रक होगा, तो केंद्रक जो होगा किधर होगा, नीचे की ओर होगा, और रिक्तिया किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। लेकिन जो सहायक कोशिका होता है, सहायक कोशिका का बात करेंगे, उसका केंद्रक कहाँ पे होगा, ऊपर की ओर होगा, रिक्तिका किधर होगा, नीचे की ओर, मतलब उसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे यहाँ से भी समझ सकते हैं, ये वाला देखिए, यही वाला कौन सा है, अंड कोशिका है। तो जो अंड कोशिका है, तो लिखा हुआ है अंड कोशिका के नीचे की ओर क्या होता है, केंद्रक होता है। तो यहाँ पे जो ये कोशिका बनेगा, जैसे मान लो इसको अलग से बता देते हैं, तो यहाँ पे कोशिका बनेगा, इसका केंद्रक जो होगा अथवा नीचे होगा, ऊपर में क्या होगा, रिक्तिका उत्पन्न होगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। और सहायक वाला का जस्ट उसका उल्टा होगा। उसके बाद है सेंट्रल कोशिका। सेंट्रल कोशिका इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय कोशिका। सेंट्रल मतलब क्या होता है, बीच में, तो उसी को हम केंद्रीय कोशिका के नाम से जानते हैं। तो केंद्रीय कोशिका कितना होता है, दो गो होता है। तो केंद्रीय कोशिका यहाँ पे दो ध्रुव केंद्रक देखने को मिलता है। तो अंड समुच्चय के नीचे की भाग को केंद्रीय कोशिका कहते हैं। इसमें दो ध्रुवीय केंद्रक भ्रूण कोश के मध्य में होता है। ये निषेचन से पूरे संगलित होकर एक द्विगुणित
द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये क्या होता है कि ये केंद्र में होता है, बीच में होता है, और ये इसमें दो केंद्रक पाया जाता है निषेचन से पहले। कैसे लिखा हुआ है, निषेचन होने के पहले ये क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और जुड़ के क्या बनाता है, ये द्विगुणित स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पर जितना भी केंद्रक डिवीजन हुआ है सब के सब कैसा है, और अगुणित है। इसलिए कि पहले ये किससे बना हुआ है, ये आठों के आठों जो बना हुआ है गुरु बीजाणु धानी से बना हुआ है, गुरु बीजाणु से बना हुआ है। और गुरु बीजाणु बोले थे कितना गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ था, 4। कैसे हुआ था, असूत्री विभाजन होके, असूत्री विभाजन मतलब चारों का कैसा कोशिका था, अगुणित था। उसमें से 3 को क्या हो गया, अक्रियाशील होता है, कोई काम नहीं रह जाता है। एक जो होता है क्रियाशील होता है, वही एक से ये आठों बना हुआ है, मतलब इसका जो भी केंद्रक बना हुआ है आठों का, ये अभी तक ये सबके सब क्या है, अगुणित है। वही चीज पर बोल रहा है कि ये दोनों आपस में मिल जाता है निषेचन से पहले, अब मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा। इसलिए कि आधा इसका आधा इसका दोनों मिलकर क्या हो जाता है, द्विगुणित हो जाता है। तो वही चीज लिखा हुआ है। सेंट्रल कोशिका का एक बड़ी रिक्तिका होती है तथा कोशिका द्रव्य सेंट्रल कोशिका के किनारों की ओर ज्यादा होता है। तो लिखा हुआ है सेंट्रल जो कोशिका होता है, केंद्रीय जो कोशिका होता है, इसमें बहुत बड़ा रिक्तिका देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा खाली स्थान देखने को मिलता है तथा इसका कोशिका द्रव्य किधर रहता है, तो कोशिका द्रव्य सेंट्रल कोशिका के किधर, किनारों की ओर देखने को मिलता है। कोशिका के अंदर अगर बात करते हैं तो कोशिका का बनावट जो होता है हमको पता है, बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है। इसके आसपास जितना भी पदार्थ होता है उसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक, कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो इसमें जितना पदार्थ होता है इसी के बीच में कहीं पर खाली स्थान भी देखने को मिलता है, पूरी तरह से खाली रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। इसी में रिक्तिका होता है, एक तरफ कोशिका द्रव्य होता है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि रिक्तिका इसका बहुत बड़ा होता है, और कोशिका द्रव्य जो होता है कहाँ पे देखने को मिलता है, तो जो केंद्रीय कोशिका होता है उसके किनारे की ओर ज्यादातर देखने को मिल जाता है। आगे दिया है प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहाँ पे था, नीचे में। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, निभाग बोल रहे थे। निभाग की ओर तीनों कोशिका था। इसके बारे में दिया है भ्रूण कोश के चैलेंजर छोर की ओर 3 कोशिकाएं होती है। निभाग को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, चैलेंजर छोर कहते हैं। 3 कोशिकाएं होती है जिनके प्रतिव्यासांत कोशिका कहते हैं। ये निषेचन से पहले या तुरंत बाद क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये वाला जो निषेचन के पहले या उसका तुरंत बाद ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। प्रतिव्यासांत कोशिकाओं की संख्या भी अलग अलग पौधों में भिन्न भिन्न हो सकती है। इसका जो कोशिका की संख्या होगा कभी कभी ये चेंज भी होता है, अलग अलग क्या होता है, अलग अलग पेड़ पौधों में अलग अलग देखने को मिल जाता है। यहाँ पर तो हमेशा लगभग मतलब मैक्सिमम जो एवरेज होगा हमेशा कितना होता है, 3 गो होता है, ध्यान में रखना है। अब देखिए ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि मादा युग्मक भी बन गया। मादा युग्मक के बारे में हम लोग देखे कि इसमें जनन कोशिका देखने को मिला। अंड कोशिका पढ़े ना हम लोग, वही अंड कोशिका क्या होगा, जो नर युग्मक परागकण बना हुआ है उससे क्या होगा, मिलेगा बाद निषेचन होगा, उससे क्या होता है कि बीज का निर्माण होता है। तो हम लोग अंड कोशिका देखे, अंड कोशिका कहाँ पे बना, एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। अंड कोशिका का निर्माण कहाँ पे हुआ, अंड कोशिका जो बना कहाँ पे बना, बेटा सब डिटेल में बताए। बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं बनती है, जिसे अंड समूह कहते हैं। अंड समूह कहते हैं ना, उसमें जो बीच वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। और 2 कोशिका जो होता है क्या होता है, सहायक कोशिका होता है। तो जो अंड कोशिका बना है उसी के साथ निषेचन हम लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग उधर देखे थे नर युग्मक। तो नर युग्मक में क्या बना था, परागकण बना है। अब दोनों आपस में कैसे मिलेगा उसके बारे में पढ़ना है। तो जो मिलने की जो घटना होगा, प्रक्रिया होगा, तो सबसे पहले प्रक्रिया में जो आता है वो क्या आता है, परागन आता है। तो परागन की क्रिया किसको कहते हैं, तो हमको पता है कि फूल में 2 अंग हम लोग पढ़े जो इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि फूल में जो होता है, तो बीच में यहाँ पे फूल का क्या होता है, तो ये क्या है, स्त्री केसर है। उसके बाद इसी से कनेक्ट जो रहता है ये क्या रहता है, पुंकेसर है। तो ये स्त्री केसर है, ये पुंकेसर है। उनको पता है कि ये
तो ये जो पुंकेसर है इसी में ये क्या होता है, परागकोश होता है। इसी परागकोश में क्या बनता है, परागकण बनता है। तो इस परागकोश में परागकण बना है और इसके अंदर ये क्या है, बीजांड है। ये वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। इस बीजांड के अंदर क्या था, तो अंडाशय, अंडाशय के अंदर क्या था, बीजांड। मतलब ये अंडाशय हो गया, अंडाशय के अंदर बीजांड का स्ट्रक्चर था, इसके अंदर बीजांड था। इसी बीजांड के अंदर अंड कोशिका बना हुआ है और यहाँ पर परागकण बना हुआ है। अब ये परागकण को कहाँ पे पहुंचाना है, अंड कोशिका के पास पहुंचाना है। तो ये डायरेक्ट यहाँ पे नहीं पहुंच जाता है। पहले क्या होता है कि यहाँ से परागकण निकल के कहाँ पे पहुंचता है, इसके वर्तिकाक पे पहुंचता है। इसको हम वर्तिकाक कहते हैं ना, ऊपर वाला को। तो परागकोश से परागकण निकल के वर्तिकाक तक आने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। परागकण परागकोश से निकल के वर्तिकाक तक आने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। अब ये किसी भी माध्यम से आ सकता है, माध्यम भी हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा माध्यम से यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाए। अब ये जरूरी नहीं रहता है कि इसका जो परागकण यहाँ से जो निकला है इसी वाले के वर्तिकाक पे आएगा। हो सकता है ये इसका दूसरा फूल होगा उस पर चला जाए, या हो सकता है सेम जाति का पौधा हो उस पर चला जाए। तो ये कहीं पर भी जा सकता है अगर वहां पे पहुंचाना है। जब वो पहुंचता है उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, परागन के नाम से जानते हैं। चलिए एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए परागन को, दोनों लोग खड़े हुए तो पहले आप बताइए परागन के क्या कहते हैं। वो नहीं पढ़ना है, खड़े हुए दोनों लोग खड़े हुए बताइए, अपने भाषा में बताइए, बोलिए। बोलिए आप। उसके बाद ये खड़ा कराने के बाद भी तो कुछ शर्म लगता नहीं है। शर्म क्या चीज को बोलते हैं ना, अभी पता चल जाएगा यहाँ लाकर मुर्गा बना देंगे। तो अभी बोले ना कि शर्म क्या चीज का, हाँ बोले, पता चल जाएगा तुरंत शर्म क्या चीज को बोलते हैं। क्या होता है परागन, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए लोग। परागकण को कहाँ पे पहुंचाना रहता है, वर्तिकाक पे पहुंचाने की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। परागकण कहाँ पे बनता है, थोड़ा बहुत नाम याद रहेगा, अच्छे से लिख सकते हैं। परागकण कहाँ पे बनता है, परागकोश में बनता है। तो परागकोश से परागकण का वर्तिकाक पे पहुंचना ही क्या कहलाता है, वर्तिकाक किसका भाग होता है, स्त्री केसर का। स्त्री केसर का ही क्या होता है, वर्तिकाक भाग होता है। स्त्री केसर का 3 भाग हम लोग पढ़े, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाक। ठीक, तो वर्तिकाक तक जो पहुंचाने की घटना होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। यहाँ पर समझाए भी, ये यहाँ पर ये क्या है, ये पुमंग है। पुमंग में ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। इस परागकोश में परागकण का निर्माण होता है और परागकण यहाँ से निकलता है, इसका स्फुटन होता है तो ये फूट के इससे बाहर निकलता है। तो निकलेगा तो इसके फूल के जो स्त्री केसर होता है उसके वर्तिकाक पे, यहाँ पे इसको वर्तिकाक कहते हैं। वर्तिकाक के पहुंचने तक एक घटना को हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, जब परागकण परागकोश से निकल कर उसी पुष्प पे या उस जाति के दूसरे पुष्प पे, मतलब उसी पुष्प पे चला जाए या उसके जाति के दूसरे पुष्प पे चला जाए तो वर्तिकाक तक पहुंच जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कर देते हैं। अब अभ्यास है कि यहाँ पे मान लो कि 2 आम का पौधा लगा हुआ है, तो अभ्यास है कि अगर इसका परागकण होगा तो हो सकता है दूसरे वाला आम के पौधा के वर्तिकाक वाले फूल पे चला जाए, फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, परागन ही कहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर परागन को 2 भागों में बांट दिया गया है, स्वपरागन और पर परागन में बांट दिया गया।
कि एक तो हो सकता है कि अपने वाले पौधे पर ही जाए, तो उसको हम लोग स्वपरागण कहेंगे। अगर अपने जाति के दूसरे पौधा पे चला जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? परपरागण कहेंगे। देखिए एक पौधा रहेगा तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर ये अपने फूल पर जाता है या अपने पौधे के किसी भी फूल पे जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे। लेकिन अगर अपने जाति के किसी पौधे के दूसरे पौधे पर चला जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। इसका दोनों का थोड़ा अलग अलग बेनिफिट भी होता है। परपरागण का कुछ अपना बेनिफिट होगा, स्वपरागण का भी कुछ अपना बेनिफिट होगा। दोनों को क्या लगता है किस में ज्यादा हमको फायदा है, स्वपरागण कराने में या परपरागण कराने में? परपरागण कराने में क्या फायदा हमको दिखेगा? हमको ये फायदा दिख सकता है परपरागण कराने में कि दोनों का गुण हो सकता है मिल जाए, कुछ गुण हमको नया गुण देखने को मिल जाए, ऐसा हम लोग का चांसेस बनता है। लेकिन जब अगर स्वपरागण कराते हैं तो उसमें कुछ ऐसा चांसेस नहीं होता है। जब इसमें स्वपरागण कराया जाता है तो उसमें कोई चांसेस ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जब शादी ब्याह बनाया गया तो ज्यादातर यही बनाया गया कि जो ब्लड रिलेशन हो, किसी भी ब्लड रिलेशन में शादी नहीं करने के लिए, इसलिए उसमें ज्यादा कुछ हम लोग को बेनिफिट नहीं दिखता है। इसलिए शादी का रिलेशन भी बनाया गया उसी प्रकार से कि उसमें कभी ब्लड रिलेशन के साथ शादी नहीं करना चाहिए। इसलिए उसमें क्या होगा, लगभग वो स्वपरागण की तरह काम करेगा। उसमें कुछ नया गुण हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सारा कास्ट होते हैं, जो हिंदू लोग में कास्ट होते हैं उन लोगों में तो अक्सर ये नियम ही बन गया है कि उसमें कभी भी ब्लड रिलेशन में शादी ही नहीं करना रहता है। अपने कास्ट के साथ सब करते हैं लेकिन ब्लड रिलेशन में नहीं होता है। मुस्लिम लोगों में कुछ होता है, अभी भी होता है शादी ब्लड रिलेशन में, लेकिन हिंदू लोगों में थोड़ा सा भी नहीं होता। हाँ, साउथ वाला एरिया में होता है, हिंदू में भी ब्लड रिलेशन में हो जाता है। ब्लड रिलेशन समझते हैं लोग ना, जैसे कि ब्लड रिलेशन का मतलब हो गया कि मामा फूफा का भी वो सब क्या होता है, ब्लड से कनेक्टेड रहते हैं सब कोई, ठीक। लेकिन उसमें भी क्या हो जाता है, शादी हो जाता है तो वो ब्लड रिलेशन हो गया, तो उस प्रकार से देखने को मिलता है। तो ब्लड रिलेशन में जो होता है उसमें क्या होता है, कुछ नए गुण नहीं देखने को मिलता है बच्चे में, इसका अंश उसमें माना किया जाता है इस प्रकार से। देखिए तो वही दिया है, स्वपरागण के बारे में दिया हुआ है। स्वपरागण में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये तितली का दिखाया गया है कि यहाँ से क्या है, परागकण से निकल के इसके वर्तिकाक पर लेके आ रहा है, ठीक। यहाँ पे पहुंच गया, ये अपने सेमी पौधा के पर लेके आया। इसका ये भी फूल तो सेमी पौधा का है ना, सेमी पौधा का है, या इसी का अपना जो है परागकण इसी का अपने फूल पे लेके आ रहा है। यहाँ पर वो स्ट्रक्चर दिखाया गया, अपने फूल पे लेके आ रहा है, ठीक। और यहाँ पर दूसरे फूल पे लेके जा रहा है, लेकिन क्या है, अपने ही पौधा पर लेके जा रहा है। तो ये दोनों किस्म में क्या कहलाएगा, स्वपरागण कहलाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका परागकण अपने जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाक पर लेकर चला गया, तो उसमें हम लोग क्या कह देते हैं, क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, परपरागण के नाम से जानते हैं। डिफिनेशन में भी वही चीजें लिखा हुआ है। तो इसे यहाँ पर दिया हुआ है, परपरागण का जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के अवस्थित पुष्प के वर्तिकाक पे पहुंचते हैं तब उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो दूसरे पौधे पर नहीं, यहाँ पर लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, एक पुष्प के परागकण अपने जाति के दूसरे पौधे पर लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इतना अंतर ये भी सही है, अपना जाति लगाना इसलिए जरूरी है। कोई ये भी सोच सकता है कि हो सकता है दूसरे पौधा, मतलब दूसरे जाति पर जाने से कोई फायदा तो है नहीं, वहां पर परागण होगा ही नहीं, क्रिया ही नहीं होगा परागण का, तो अपने जाति का ही पौधा होना चाहिए परागण होने के लिए। चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।